जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के धारा प्रवाह बैच में। और आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो भाई शेयर कर दो एक बार सेशन को बढ़िया से, फिर उसके बाद जो है आगे की ओर बढ़ाते हैं अपने सेशन को। ठीक है, जल्दी से शेयर मार दो, जल्दी से शेयर कर दो। और देखते हैं भाई कौन कौन समय पर उपस्थित है। भाई समय पर जो उपस्थित है उनके लिए तो एक बार तालियां होनी ही चाहिए। और शेयर कर दो, लाइक कर दो। मोंटी, अंतु, अंतु, अच्छा जी, अंतिमा अंतु हो गई। चलिए भाई, बहुत अच्छे। सीमा, कजरी, मनीष, आ जाओ भाई सभी लोग और शेयर कर दो एक बार बढ़िया से, जोरदार तरीके से। जो लोग टाइम पर आ गए उनका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। गुड इवनिंग डोरीमोन, आ गए आज आप। ठीक है, शेयर कर दो एक बार बढ़िया से, शेयर कर दो सेशन को। फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर यानी कि पहले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। तो भाई पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब तक बने रहोगे सेशन के अंत तक तो बहुत कुछ अच्छा सीख लोगे, बहुत कुछ अच्छा जान लोगे और अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। बस क्या करना है, सेशन को शेयर करना है और सेशन के अंत तक बने रहना है। सभी को पढ़ाई करनी है बढ़िया से, जोरदार तरीके से। इस तरीके से पढ़ना है जैसे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस कंसेप्ट को लेकर चलना है। ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला कंसेप्ट अगर मान लिया और लेकर चलने लगे तो कोई नहीं रोकने वाला है आपको आपके टारगेट तक पहुंचने से। चलो भाई बहुत अच्छे, आ जाओ सभी लोग। काव्या, रिया, अंजू, साक्षी, शिवम, आ जाओ भाई सभी। शेयर कर दो एक बार और बढ़िया से। जो लोग आते जा रहे हैं भाई लाइक करते रहो, शेयर करते रहो सेशन को। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये जो बैच है ये रेगुलर इसी तरीके से चलता रहेगा और यही कारण है कि इसका नाम धारा प्रवाह रखा गया। बीच में ब्रेक हो जाता है भाई, कुछ असामयिक घटनाएं घटित हो जाती हैं, जैसे कि मेरा रोगग्रस्त हो जाना इत्यादि इत्यादि घटनाओं का घटित हो जाना। क्लियर है? तो जल्दी से शेयर कर दो एक बार बढ़िया से। ठीक है, क्या हुआ, आवाज सही नहीं आ रही क्या कजरी? आवाज मेरी सही आ रही है क्या? सभी बताएं एक बार। एक बार बताएं सभी, कमेंट करें। चलो भाई बढ़िया, चलो अच्छी आ रही है। नमस्ते मिंटू, मनीष, आ जाओ शेयर कर दो, बहुत अच्छे। निकी, सिरोही, आ जाओ भाई। राधे राधे। कजरी, अब ठीक है चलो बढ़िया, बहुत अच्छे। शेयर कर दो एक बार जरा सेशन को बढ़िया से, फिर उसके बाद जो है पहले प्रश्न पर चलते हैं। आ जाओ भाई सभी लोग एक बार। चलिए, तो पहला प्रश्न ले लेते हैं अब इसी क्रम में, धारा प्रवाह बैच की शुरुआत। और आज का हमारा पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? ठीक है, कौन सा है, इस बात को बताना है भाई। पत्तन नगर यानी कि बात हो रही है किसकी? पोर्ट सिटी की। कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? जल्दी से आंसर देकर बताओ कि भैया कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। शिवम का है रोपड़। ठीक है, बहुत अच्छे। और कोई? शिवम का सी है रोपड़, बहुत अच्छे। मोंटी का सी है, मिंटू का भी सी है रोपड़। चलो शाबाश बेटा, इसी तरीके से पढ़ते रहो और आंसर देते रहो। मनीष का भी रोपड़ है, वेरी गुड वेरी गुड। रिया, सीमा का भी सी है रोपड़, पत्तन नगर, पोर्ट सिटी। चलो भाई बहुत अच्छे, शाबाश। और कोई उत्तर देगा? और कोई उत्तर देगा? जल्दी से कमेंट करो। और किसी का कोई उत्तर आएगा? नहीं? चलो भाई आंसर बता देते हैं यहाँ पर। आंसर वो हो रोपड़, राजस्थान। चलो भाई बहुत अच्छे। पत्तन सिटी का मतलब क्या है? पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। और यहाँ पर सभी ने गलत उत्तर दिया है। उत्तर क्या होगा यहाँ पे? लोथल बिल्कुल सही होगा, जो कि कहाँ है? गुजरात राज्य में है। कहाँ है? गुजरात राज्य में। और खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में है ये। कहाँ है? खंबात की खाड़ी में ये स्थित है। कहाँ? खंबात की खाड़ी में ये स्थित है, गुजरात राजस्थान। खंबात की खाड़ी, लोथल बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। बस एक मिनट दीजिएगा मुझे सभी लोग।
चलिए भाई, धन्यवाद, इतनी देर आप लोगों ने इंतजार किया। शेयर कर दो एक बार बढ़िया से जरा फिर से, ठीक है, एक बार शेयर कर दो। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात थी ही नहीं, ठीक है, और ना ही मैं ये सोच रहा था कि ये प्रश्न आप लोग गलत करोगे, बिल्कुल गलत करोगे, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, ठीक है, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये प्रश्न आप लोग गलत करोगे, ठीक है, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। कहाँ है लोथल? गुजरात में है। ये एक बंदरगाह शहर है, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके साथ ही लोथल में क्या बनाया जाएगा? राष्ट्रीय बंदरगाह स्मारक, राष्ट्रीय बंदरगाह स्मारक भी बनाया जाएगा। और यह जो स्मारक है, भारत और किस देश के बीच मध्यस्थता और समझौते का परिणाम है? भारत प्लस पुर्तगाल, ध्यान रखना है, भारत और पुर्तगाल ये दोनों देशों ने समझौता किया है कि लोथल को एक स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। शेयर कर दो भाई सभी लोग, जरा एक बार फिर से बढ़िया से शेयर कर दो सेशन को। भैया बंदरगाह लिखा होता तो पक्का बता देते। अच्छा, तो एक और बात ध्यान रखो, यही तो वजह है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस की वजह क्या है? प्रैक्टिस की वजह ही यही है कि जहां जो गलतियां हम क्लास में नहीं बता पाते हैं, वो गलतियां यहां पर बताएंगे। अगर एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए पत्तन नगर, तो फिर आप बंदरगाह ढूंढते रह गए तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, जबकि अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है पोर्ट सिटी। पोर्ट मतलब क्या होता है? बंदरगाह होता है। चलो, अब ये गलती अब आप आगे नहीं करोगे, यही तो कारण है। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि आ जाया करो, रोज आया करो पढ़ने सभी के सभी लोग, ठीक है। ऐसी ही गलतियों से ही तो हमें सीखना है। शेयर कर दो भाई सेशन को एक बार बढ़िया से, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, शेयर कर दो सेशन को। मोहनजोदड़ो, जिसे क्या कहा जाता है? मृतकों का टिला कहा जाता है, मृतकों का टिला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर है। क्या है? सबसे बड़ा नगर है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछे तो क्या है? कौन सा है? राखीगढ़ी है। कौन सा है? राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा राज्य में है वर्तमान में। कहाँ है? हरियाणा राज्य में है, ध्यान रखना है। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना है। कालीबंगा यानी कि काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ निकलकर आता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। कहाँ है? ये है राजस्थान राज्य में है इस समय। कहाँ है? राजस्थान राज्य में है। रोपण, रोपण कहाँ है? रोपण पंजाब में है, पंजाब राज्य में है, इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता में? सबसे पहले खोजा गया नगर है भैया हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा, जो कि 1921 में खोजा गया। खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी है, इन्होंने इसकी खोज की, ठीक है। और इस समय ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल थे। तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की, इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना है। पशुपतिनाथ मुहर कहां से प्राप्त होती है? वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। पशुपति की मुहर वो कहां से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, इस बात को भी ध्यान रखना है। सभी ने रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, रिवीजन ही सबसे बड़ी चीज है। शेयर कर दो एक बार इसी बात पे बढ़िया से। अगर नॉलेज अच्छी मिल रही है, ज्ञान अच्छा मिल रहा है, तो शेयर करते रहो, रोज शेयर करते रहो और लाइक करो। अगला क्वेश्चन भी सिंधु घाटी सभ्यता से है भाई, कि सिंधु घाटी सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। कहां? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर तो सभी का आना ही चाहिए, ठीक है, इसका उत्तर तो सभी का आना ही चाहिए, ठीक है। शेयर कर दो। बहुत अच्छे निकी, बिल्कुल यही बात है, सही समझे हो तुम, बहुत अच्छे। शेयर कर दो भाई।
बिल्कुल, एक ही प्रश्न से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। जल्दी से उत्तर दे दो इसका। मोहनजोदड़ो, बहुत अच्छे, शाबाश। इसका उत्तर तो सभी का सही आना ही चाहिए, क्योंकि पहला तो गलत कर ही दिया गलती से। चलो गलती से गलत कर दिया, लेकिन इस बार सही आना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा इसका? मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही उत्तर है। बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल यहां पे पाया गया। और इसका अर्थ क्या निकाला जाता है कि भाई पवित्र करने वाला स्थल है ये। क्या? पवित्र करने वाला स्थल माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग या हड़प्पाई सभ्यता के लोग या सैंधव सभ्यता के लोग ये मानते थे कि जल में पवित्र करने की क्षमता है, जल में पवित्र करने की क्षमता है। तो इस स्नानागार में वो लोग कब नहाते थे? जब कोई उत्सव वगैरह करते हो या फिर किसी तरीके का त्योहार आ रहा है, पूजा पाठ करने जा रहे हो, तो इसमें पवित्र होने के लिए वो स्नान करते थे। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आजकल भी मंदिरों के बाहर या मंदिरों में या मंदिर में प्रवेश करने से पहले क्या करते हो? स्नान करते हो कि नहीं करते हो? है ना? पवित्र होते हो या नहीं होते हो? तो उस जल को, इस बात को लेकर बात किया गया है। देखो, सबसे पहले साक्ष्य इतिहास में अलग अलग जगहों पर मिले हैं। ऐसा कोई खास वर्णन नहीं है इतिहास का मनीष की सबसे पहला साक्ष्य वहीं पर मिला किसी भी चीज का। क्लियर है? तो ये ऐसा कोई वर्णन इतिहास में नहीं मिलता है। हाँ, अगर कोई टाइम बनाने को, टाइम पास करने को बोल दे, अब मैं ही कह दूं कि सबसे पहले साक्ष्य जो है बुलंदशहर में मिला, तो मान लोगे, पढ़ लोगे, लेकिन ये चीज गलत है। इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर हो ही नहीं सकता कि सबसे पहला साक्ष्य कहां पर इतिहास के मिलते हैं। क्लियर है? इसका कोई सटीक उत्तर नहीं हो सकता और ना ही कोई देगा। अगर कोई दे रहा है तो इसका मतलब आपको भ्रमित कर रहा है, क्योंकि किसी भी किताब में इसका कोई सटीक उत्तर नहीं दिया गया है। ऐसे भीमबेटका की गुफाएं हैं जो इतिहास के बहुत प्राचीन साक्ष्यों को बताते, प्राचीन कालीन है। तो ऐसा सबसे पहले कहां मिला, ऐसा कोई प्रश्न नहीं हो सकता है और ना ही इसका कोई सटीक उत्तर हो सकता है। चलो आगे की ओर बढ़े। क्लियर है बात यहां तक? तो हड़प्पा, चलो मोहनजोदड़ो से बृहदनगर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो यह है सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा भैया रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के। लोथल किस नदी के किनारे था? तो लोथल जो है भैया भोगवा नदी के किनारे। और कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे। तो इन नदी के किनारे जो थे ये, उस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है? उस कंसेप्ट को भी ध्यान रखना है कि ये किन किन नदियों के किनारे स्थित नगर थे। चलो भाई, बड़ा ही मजेदार प्रश्न रहा ये भी। इससे कुछ हमें एडिशनल चीजें जानने को तो मिली ही। अगला प्रश्न, ओहो, अगला प्रश्न आ गया भाई करंट अफेयर्स से थोड़ा। तो इतिहास को विराम देते हैं। बिल्कुल, विशाल स्नानागार, अन्नागार भी है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले भाई। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, घोड़े के अस्थियां मिली हैं, चावल और गेहूं के भी साक्ष्य मिले हैं। तो भाई प्रैक्टिस क्लास है, इसमें मैं इतना डीप में तो जा नहीं सकता। बाकी क्लास जो ऑफलाइन चलती है वहां खूब सटीक से इन चीजों को बताता ही रह रहा हूं और आगे भी बताता ही चलता रहा हूं। चलो आगे की प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या है कि किस शहर ने जैव विविधता को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सत्र की मेजबानी की है? पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो, नई दिल्ली। जल्दी से उत्तर दे दो। जैव विविधता को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सत्र की मेजबानी किस शहर ने की है? जैव विविधता, जैव विविधता समझते हैं ना? जैव विविधता का मतलब है कि किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रजातियों का निवास, और क्या कहलाएगा वो? जैव विविधता क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि अलग अलग प्रकार के बायोटिक यानी कि जीवित जंतु और पादप जहां निवास कर रहे हैं वही जैव विविधता कहलाता है। आंसर दे दो इसका जल्दी से। आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क इसका बिल्कुल सही होगा। संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में ही इसका जैव विविधता को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सत्र का आयोजन किया गया। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनको बचाया जाए, क्योंकि भैया जलवायु परिवर्तन से तो बहुत सारे जीवों को हानि हो ही रही है।
तो वो विलुप्त भी हो रहे हैं। ठीक है, वो है क्या हो रहे हैं, विलुप्त भी हो रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ये देख ले यहीं पर कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं, जल्दी से अगर कोई कमेंट करके बता सकता है तो बता दे कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से। भैया शेयर करना मत भूल जाना, है ना, कभी पढ़ते पढ़ते एक बार फिर से शेयर करना भूल जाओ, है ना, शेयर करना मत भूल जाना। भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, और पंखा चलाना मतलब कर कर की आवाज करना, थोड़ा सरकारी माहौल है यहाँ पे पंखे का, और इसके साथ साथ पसीने पसीने आ रहा है, तो इसी बात को लेकर जो है शेयर कर दो। और बहुत बार बता चुका हूं कि भारत में जैव विविधता क्षेत्र कौन कौन से हैं, 3 क्षेत्र हैं। एक पश्चिमी घाट, ध्यान रखना, एक उत्तर पूर्व भारत, प्रश्न बनेगा उत्तर पूर्व भारत, और एक आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कि इन क्षेत्रों को बचाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता किन क्षेत्रों में पाई जाएगी, इन क्षेत्रों में पाई जाएगी। सीधी सी बात है, यहाँ वर्षा कितने सेंटीमीटर से अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहां पे वनस्पतियों की संख्या भी अधिक होगी, वनस्पति प्रजातियां भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है। हाँ, ये तो गलत होगा ही। और जिस क्षेत्र में अगर आप रह रहे हो वहां बाग हैं तो बड़ा ही अच्छा माहौल रहता होगा, लेकिन जब वहां पे कंक्रीट के जंगल खड़े हो जाएंगे तो दिक्कत बन जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, गर्मी बहुत ज्यादा बनने लगेगी। चलिए, फिलहाल ध्यान रखना है भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, तो भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, उत्तर पूर्व भारत, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलो भाई अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं इसी के साथ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है भाई? अरे वाह, ये तो बड़ा ही अचंभित करने वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, कि दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है 100 साल के अंतराल के बाद। सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा ऐसा राज्य है, जल्दी से बताओ। शिवम का भाई नागालैंड, और कोई? शेयर करते रहो भाई ये सभी लोग जरा एक बार बढ़िया से, और लाइक कर दो, सेशन को लाइक कर दो, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है शेयर कर दो सेशन को। सेशन के अंत तक बने रहो अगर कुछ सीखना चाह रहे हो। जो लोग जुड़ते जाएं उनसे तो भाई स्पष्ट रूप से कहो कि सेशन के अंत तक बने रहो अगर कुछ सीखना चाहते हो तो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत तगड़ी। आंसर क्या होगा इसका? नागालैंड बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा भाई। नागालैंड में 1903 में, कब? 1903 में दीमापुर रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया था। उसके बाद जो है अब तक कोई रेलवे स्टेशन दूसरा नहीं बना। अभी हाल ही में सिखावू रेलवे स्टेशन बनाया गया है यहां पर। कहां पर? नागालैंड में। तो नागालैंड को भाई दूसरा रेलवे स्टेशन जो है 100 साल के अंतराल के बाद, यानी लगभग 100 साल से ज्यादा समय हो गया उसके बाद मिला है। किस राज्य को? नागालैंड को। नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में से एक है, 7 सिस्टर्स में से एक है, 7 बहन राज्यों में से एक है। नागालैंड की सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है किसके साथ? म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार के साथ। राजधानी क्या है नागालैंड की? कोहिमा राजधानी है। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि नागालैंड ऐसा एक राज्य है जिसकी राजभाषा 22 भाषाओं में से एक नहीं है, यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक नहीं है। क्लियर है? एक नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। बल्कि क्या है? अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा है, अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा है। और इस राज्य में सबसे अधिक ईसाई धर्म के लोग निवास करते हैं। जनजातियां तो हैं ही नागा जनजातियां, उसके साथ साथ ईसाई धर्म के लोग ज्यादा यहाँ पर निवास करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न पर। जल्दी से शेयर मार दो इसी तरीके से इसी प्रश्न पर भी, जिनको अच्छा लगा हो। क्लियर है? क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच
खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? वाह, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में, यानी 3 प्रकार के जो क्रिकेट होते हैं उनमें 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन है? तो भाई अब मैं क्वेश्चन रोकने वाला हूं क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी रुक गए हैं बढ़ने, तो अब यहां पर जो है क्वेश्चन रुक जाएगा। अब क्वेश्चन आगे तभी बढ़ेंगे जब जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट 25 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, मुझे मजबूर कर देते हो रोजाना ऐसा करने पर, और ऐसा करते ही भी नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बढ़ जाते हैं। बड़ी ही अच्छी बात है, मतलब जो दूसरे यूट्यूबर ट्रिक अपनाते हैं ना ऐसा करने की, वो बिल्कुल सही अपनाते हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर दो भाई। आंसर क्या होगा इसका? विराट कोहली, बिल्कुल, बहुत अच्छे आंसर, बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? विराट कोहली बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, साक्षी, डोरेमोन, दीपांशी, गुड़िया, पायल, बिल्कुल वर्ल्ड में रॉस टेलर हैं, बहुत अच्छे। चलिए, हर्षिता, निक्की, बिल्कुल 100वां पाकिस्तान के अगेंस्ट था, बिल्कुल। चलिए, तो यहां पर विराट कोहली इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जल्दी से शेयर कर दो सेशन। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। जल्दी से शेयर कर दो, इतने बढ़िया से शेयर करो जरा, 25 प्लस हो जाए। शेयर एक बार फिर से जोरदार तरीके से मारो। जो लोग नहीं आए हैं उनको बुलाओ। चलो भाई, बहुत अच्छे। चलो भाई, बहुत अच्छे। और कोई शेयर करो भाई जरा जल्दी से, एक बार बढ़िया से शेयर कर दो ऐसे ही। और सेशन के अंत तक बने रहो। जो लोग आते जा रहे हैं भाई, लाइक करते रहना सेशन को, बड़ा ही मजेदार सेशन चल रहा है। अगर सफलता प्राप्त करनी है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सेशन के अंत तक बने रहो और सारे क्वेश्चन देखते रहो। चलो भाई, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं, बढ़िया। किस खिलाड़ी ने 2022 में BWF विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? ये बैडमिंटन चैंपियनशिप है। ठीक है, किस खेल से संबंधित चैंपियनशिप है? ये बैडमिंटन चैंपियनशिप है। ठीक है, बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इस बात को ध्यान रखना है। BWF विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? विक्टर एक्सेलसेन, राहुल मीलिया, आकाश कुमार या सुहेल खान? जल्दी से उत्तर दे दो भाई। शिवम का ए, चलो भाई। मोहित का विक्टर, बहुत अच्छे। शेयर कर दो सेशन को इसी तरीके से भाई। जो लोग आते जा रहे हो लाइक भी करते रहो, एक बार ठोको लाइक बढ़िया से, और बढ़िया से एक बार शेयर का बटन दबा दो बढ़िया से। चलो भाई, बहुत अच्छे। आंसर क्या होगा इसका? विक्टर एक्सेलसेन, बिल्कुल सही उत्तर होगा। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता। अगला प्रश्न, परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दे दो। परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दो, जल्दी से उत्तर दो भाई। परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हर्षिता का बी, चलो भाई। शिवम का 30 अगस्त। और कोई? उत्तर देते रहो भाई सभी लोग, जरा सभी लोग उत्तर देते रहो। 29 अगस्त। चलो भाई, बहुत अच्छे। आंसर क्या होगा इसका? 29 अगस्त। 29 अगस्त को परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय
दिवस मनाया जाता है 1946 में ट्रिनिटी परमाणु परीक्षण किया गया था अमेरिका के द्वारा। परमाणु परीक्षण किया गया था अमेरिका के द्वारा, जिसके बाद से इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई। चलो भाई अगला प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न, सुमंग लीला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित एक पारंपरिक त्योहार है जो अभी हाल ही में आयोजित किया गया? जल्दी से आंसर दे दो, ठीक है, जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल 29 अगस्त को पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, किसने? अमेरिका ने, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए आंसर दो जल्दी से। सुमंग लीला कौन सा महोत्सव, पारंपरिक त्योहार? सुमंग लीला ये कहां मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दे दो। मेघालय आंसर आ रहा है, हर्षिता का ए। मणिपुर, वेरी गुड। मोहित, पायल, हर्षिता, राजा, मोंटी। चलो भाई शेयर कर दो जरा एक बार फिर से बढ़िया से जोरदार तरीके से, और सेशन के अंत तक बने रहना है सभी ने अगर सीखना है कुछ तो, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? मणिपुर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही और सटीक मणिपुर, ठीक है। मणिपुर भी जो है भारत के उत्तर पूर्व राज्य का एक राज्य है, उत्तर पूर्व राज्यों में से एक राज्य है। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना है। और मणिपुर की सीमा भी जो है किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है। इसके साथ ही यहीं पर ही पाया जाता है क्या? केइबुल लामजाओ। केइबुल लामजाओ, केइबुल लामजाओ क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। क्लियर है। और यह लोकटक झील में है। कहाँ है बच्चे? लोकटक झील में है, लोकटक झील में, ठीक है। लोकटक झील एक रामसर साइट भी है, इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर है। और इसके साथ साथ मणिपुर एक ऐसा राज्य भी है उत्तर पूर्व का जिससे होकर 23.5 डिग्री उत्तर कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। त्रिपुरा और मणिपुर दो ऐसे राज्य हैं उत्तर पूर्व में जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों में से 2 राज्य ये भी इसी प्रकार के हैं, तो ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। जो 23.5 डिग्री रेखा है, कर्क रेखा, वो भारत के टोटल 8 राज्यों में से गुजरती है। 8 में से 2 त्रिपुरा और मणिपुर कहाँ है? उत्तर पूर्व में है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन बना भी है भैया। एनडीए का एग्जाम है पिछली बार का यूपीएससी का, जिसमें ये क्वेश्चन बना हुआ था कि उत्तर पूर्व के इनमें से कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आराम से बनता है, तो ध्यान रखना है सभी ने। चलो भाई बहुत अच्छा प्रश्न था, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के, किसका भैया? नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? स्वच्छ प्रवाह, अर्थ गंगा, स्वच्छ गंगा या गंगा प्रवाह? जल्दी से उत्तर दो भाई उत्तर दो जल्दी से। और जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं किया सचिन भाई लाइक कर दो, और जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो शेयर करते रहो भाई एक बार बढ़िया से जरा, ठीक है। अगर आनंद आ रहा है तो शेयर करते रहो इसी तरीके से। और यकीन मानना जो रोज बने रहेंगे बहुत कुछ सीख लेंगे। ए स्वच्छ प्रवाह, स्वच्छ गंगा। चलो भाई और कोई आंसर देगा? हर्षिता का बी अर्थ गंगा, बहुत अच्छे, शाबाश हर्षिता। मनीष बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। अधिकांश लोगों का गलत है, कुछ ही लोगों का सही आंसर होगा इसका अर्थ गंगा, ठीक है। क्या आंसर होगा? अर्थ गंगा। तो भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के लिए, सतत विकास का क्या मतलब होता है? वही जो नदियां विलुप्त हो रही है धीरे धीरे, उनकी स्थिति खराब हो रही है, बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही है, तो उनको धीरे धीरे उनमें सुधार लाना है। तो उसके लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई भाई? अर्थ गंगा, अर्थ गंगा परियोजना की गई। ये केवल गंगा नदी के लिए ही नहीं है, सभी नदियों के लिए, भारत की सभी नदियों के लिए है, ठीक है। भारत की सभी नदियों के लिए है अर्थ गंगा परियोजना। अच्छा, गंगा की जब बात आ रही है तो भाई गंगा नदी का विकास, या हम कहेंगे गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है? गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है? जल्दी से कोई कमेंट करके बताएगा। अलकनंदा, किसके? अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और
भागीरथी के मिलने से बनती है। और ये दो नदियां कहाँ मिलती हैं? ये दो नदियां मिलती हैं देवप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में ये दोनों नदियों की धाराएं मिलती हैं और फिर वहां से कहा जाता है क्या? गंगा। ठीक है, क्या कहा जाता है? गंगा। लेकिन मुख्य रूप से भागीरथी की जो धारा है वो गोमुख से निकलती है और वहीं से इसे गंगा कहा जाता है, एक तरीके से उद्गम माना जाता है। तो ध्यान रखना है, गंगा नदी अलकनंदा भागीरथी के संगम से देवप्रयाग में गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना है सभी ने। चलो भाई आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं इसी क्रम में जल्दी से तेजी के साथ। किस खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, कपिल देव, हरदीप सिंह, उषा मेहता। जल्दी से उत्तर दे दो। बहुत ही आसान प्रश्न है, इससे सरल और आसान प्रश्न कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल मनीष, ऐसे प्रश्न केवल यहीं देखने को मिलेंगे, किताबों में थोड़ी मिलेगा। किताबों में सब कुछ मिलने लगा तो मेरे यहाँ खड़े रहने का फायदा क्या? ठीक है, यही तो खास बात है लक्ष्य क्लासेस पर कि चाहे आप कोई भी विषय पढ़ रहे हो यहाँ पर, उस पे प्रॉपर मेहनत की जाती है। ठीक है, प्रॉपर मेहनत की जाती है। शेयर कर दो सेशन को बढ़िया से। मेजर ध्यानचंद, शाबाश, वेरी गुड, मौज कर दी आज तो सभी ने। ठीक है, मौज कर दी। इसी तरीके से शेयर भी कर दो जरा जोरदार तरीके से। ठीक है, शेयर भी कर दो। अंजन, आंसर क्या होगा? मेजर ध्यानचंद कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? बता दो जरा जल्दी से। ठीक है, 29 अगस्त सही लिखा है या गलत लिखा है? जरा जल्दी से कमेंट करके बता दो। अरे वाह गिरधर, बहुत अच्छे भाई। 29 अगस्त 1905 डेट ऑफ बर्थ भी बता दी। हॉकी के जादूगर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका आंसर 29 अगस्त होगा, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस हम कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं, 1905 इनका जन्म दिवस के रूप में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज, कौन सा ब्रिज भैया? अटल ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सूरत, गांधीनगर, अहमदाबाद या भोपाल? जल्दी से उत्तर दे दो, जल्दी से उत्तर दे दो और शेयर कर दो सेशन को। बढ़िया से शेयर करो जरा। बहुत अच्छे मोहित, बहुत अच्छे। चलो मनीष, मिलन, गिरधर, शिवम, कजरी, मोंटी, पायल, गुड़िया, सीमा, दीपांशी, निकी, अंतु, सतीश, मोहित, हर्षिता। चलो भाई बहुत अच्छे। साक्षी, डोरेमोन। चलो बढ़िया है गिरधर, रेगुलर बने रहोगे तो सीख ही जाओगे, हर जगह सीख जाओगे। चलो आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा? अहमदाबाद। अहमदाबाद इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दी पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसके दौरे पर थे? गुजरात के दौरे पर थे और उस दौरान ही उन्होंने किस ब्रिज का उद्घाटन किया? अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। किस नदी पर है ये? साबरमती नदी पर है। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे यशवीर, मनीष, रिया, मिलन। चलो वेरी गुड, शेयर कर दो एक बार और बढ़िया से सेशन को। आगे की ओर बढ़ते हैं। आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है? आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, है ना? आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। मोक्ष नहीं मिलेगा अभी, है ना? मोक्ष कब मिलेगा? जब नौकरी पालोगे, ठीक है, अपने टारगेट पे पहुंच जाओगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। अब ये वो मोक्ष मत समझ लेना कि भैया मोक्ष का मतलब कहीं और, है ना? तो वहां दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी चक्कर में। हाल ही में खबरों में रही लिंथोई चन्नबम किस खेल से जुड़ी हैं? लिंथोई चन्नबम किस खेल से जुड़ी हैं? जल्दी से आंसर दे दो। टेनिस, फुटबॉल, जूडो, क्रिकेट। आंसर दो जरा। टेनिस, फुटबॉल, जूडो, क्रिकेट। चलिए बहुत अच्छे। आंसर क्या होगा इसका? जूडो। जूडो से ये संबंधित है लिंथोई चन्नबम। क्लियर है? और यह किस राज्य की निवासी हैं? जरा कमेंट करके बताओ, किस राज्य से आती हैं ये? भारत के, भारत के किस राज्य से आती हैं ये? कमेंट करो जरा बढ़िया से और शेयर कर दो भाई, शेयर करो जल्दी से भाई। नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ने चाहिए, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। ठीक है, आंसर क्या होगा? मणिपुर। बहुत अच्छा, आंसर क्या होगा? मणिपुर आंसर होगा। और
इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? विश्व जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सभी वर्ग में, और इनकी आयु मात्र अभी 15 वर्ष है। कितनी है? 15 वर्ष है। और 15 वर्ष हो या फिर बड़े वर्ग में हो, है ना, 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले भी हो, उन सभी वर्गों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय रही हैं ये। ठीक है, पहली भारतीय बन गई हैं, इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है? पहली भारतीय बन गई हैं। क्वेश्चन उलट पुलट करके कैसे भी ये बन सकता है। ठीक है, क्लियर है? कैसे भी ये बन सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च किया? परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। चलो भाई उत्तर दो जरा जल्दी से बढ़िया करके। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। मोहित, शिवम, वेरी गुड, वेरी गुड। हर्षिता, बहुत अच्छे, शाबाश। मोंटी का डी है, हरियाणा, शाबाश। हर्षिता, यशवीर, डोरीमोन, चलो भाई बहुत अच्छे। आंसर क्या होगा इसका? उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आंसर होगा। आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर होगा, जिसने अभी परिवार कल्याण कार्ड योजना को लॉन्च किया है। चलिए आगे की ओर। अगला प्रश्न, 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यानी कि बात हो रही है डीआरडीओ की बात हो रही है। डीआरडीओ के नए चेयरमैन अभी हाल ही में कौन चुने गए? न्यू चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर राजीव अरोड़ा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दे दो। क्या इनमें से कोई नहीं है या कोई है? मोहित, कामत जी, चलिए बहुत अच्छे। मोंटी का ए है, जी सतीश रेड्डी। चलो शिवम, नीतू लेट हो भाई, हैं इतना लेट कैसे नीतू? चलो शेयर कर दो बढ़िया से सभी लोग, एक बार और बढ़िया से। नवीन का बी, जी कामत, चलो भाई बहुत अच्छे। क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आंसर क्या होगा इसका? डॉक्टर समीर वी कामत, शाबाश। आंसर क्या होगा? डॉक्टर समीर वी कामत, ये अभी डीआरडीओ के नए चेयरमैन बने हैं। इनसे पूर्व कौन थे? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इनसे पहले चेयरमैन थे। अब इनको जो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी कौन बन गए हैं? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी रक्षा मंत्रालय या रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बन गए हैं। ठीक है, वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अब इन्हें नियुक्त किया गया है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। किसका? रक्षा मंत्री का। ठीक है, किसे? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का को अभी वर्तमान में डॉक्टर समीर वी कामत कौन बन गए हैं? डीआरडीओ के चेयरमैन बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं। क्लियर है? जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो एक बार फिर से बढ़िया से सेशन को, सेशन के अंत तक बने रहना अगर कुछ सीखना है तो, अन्यथा भटकने के लिए तो जगह बहुत है। कौन सा देश उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, कौन सा चक्रवात आ गया भैया? क्या नाम दिया है? माऑन की चपेट में आया है। वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस? जल्दी से उत्तर दे दो। और कौन सा चक्रवात है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़िया है नहीं तू? चलो बढ़िया है। आशा करता हूं कि आपकी तबीयत अब भी अगर थोड़ी बहुत खराब हो तो एकदम मस्त हो जाए, बढ़िया हो जाए, स्वस्थ रहें आप। चलिए और कोई आंसर दे। डी, यशवीर, मोंटी का ए है, सीमा का ए है, शिवम का बी है। चलो भाई शाबाश। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा फिलीपींस, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भाई उष्ण कटिबंधीय चक्रवात दक्षिण पूर्व एशिया को ये छठा चक्रवात रहा इस वर्ष का, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात रहा जिसने दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में कैसा वायुदाब पाया जाता है? तो निम्न वायुदाब पाया जाता है, लो प्रेशर पाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना है।
प्रश्न हमेशा इसी प्रकार से बनते हैं कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसके केंद्र में किस प्रकार का बिंदु पाया जाएगा, निम्न वायुदाब पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, निम्न वायुदाब पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र में। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं इसी क्रम में। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि भाई किसकी बात हो रही है, आईएमएफ की बात हो रही है, में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है, केवी सुब्रमण्यम, वी सुब्रमण्यम, अशोक मेहता या नारायण स्वामी? जल्दी से उत्तर दे दो भाई जरा, बढ़िया करके। सेशन के अंत तक बने रहो सभी लोग। अंत तक बने रहो, ठीक है, और शेयर कर दो एक बार बढ़िया से जरा सेशन। बहुत अच्छे, वेरी गुड, केवी सुब्रमण्यम, बिल्कुल शाबाश। इसका आंसर क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। केवी सुब्रमण्यम इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक है, केवी सुब्रमण्यम इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। केवी सुब्रमण्यम ध्यान रखना है, ठीक है, केवी सुब्रमण्यम बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ये इससे पूर्व जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार भी थे, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, कौन थे, केवी सुब्रमण्यम, जो अभी हाल ही में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के क्या बन गए हैं, क्या बन गए हैं, भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अनंग ताल झील, जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश, लद्दाख, नई दिल्ली या झारखंड? उत्तर दो भाई। उत्तर दो भाई। गिरधर 17 का बी। चलो और कोई, यशवीर, नई दिल्ली। चलो बहुत अच्छे, मिलन, कजरी, अंतु। उत्तर देते रहो भाई सभी लोग, जरा जो जो लोग देख रहे हैं सभी लोग उत्तर देते रहो, रुकना नहीं है बीच में, है ना, रुकना नहीं है, रुकना और थकना मना है। ठीक है, रुकना और थकना क्या है, मना है। जल्दी से शेयर कर दो जरा सेशन को बढ़िया से। आंसर क्या होगा इसका, नई दिल्ली बिल्कुल सही उत्तर होगा। अनंग ताल के विषय में जब मैं करंट अफेयर डेली टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की वीडियो डालता था तब मैंने इस पर चर्चा की थी। अब जल्दी से जरा एक बात यहाँ पे याद आ गई है कि भाई कितने लोग ऐसे यहाँ पे अभी उपस्थित हैं कि चाहते हैं कि भाई डेली टॉप 10 करंट अफेयर सीरीज को पुनः शुरू किया जाए। ठीक है, करंट अफेयर सीरीज को पुनः शुरू किया जाए। और कितने लोग प्रातः काल जो है अगर इसको शुरू किया जाए तो 6 बजे शुरू किया जाएगा, किया जा सकता है, तो उपस्थित हो सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि भाई सेशन शुरू किया जाए तो जब तक सपोर्ट ना मिले तब तक जरूरी क्या है। ठीक है, जल्दी से आंसर देते रहो भाई और बता दो जल्दी से कि टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स जो सेशन है उसको क्या पुनः शुरू किया जाए। बिल्कुल, शिवम, मनीष, अंतु, पायल। चलो भाई बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे। अगर ऐसी बात है तो और कोई बताते रहो भाई। नवीन, चलो भाई करंट अफेयर्स का डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स फुल एनालिसिस के साथ, लेकिन भाई धैर्य के साथ बैठना होगा क्योंकि मेरा एनालिसिस तो इतना डीप हो जाता है कि क्वेश्चन कहीं से छूट ही नहीं सकता है और ना ही आज तक छूटा ही है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। चलो भाई बहुत अच्छे, तो प्रयास करेंगे जल्द ही जो है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला को एक बार फिर से शुरू करने का। ठीक है, क्लियर है, उसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है मनीष। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हें क्या करना है, बस पका पकाया जो परोसा जा रहा है उसको खाना है। सभी को मैं यही कह रहा हूं। ठीक है, क्लियर है, उसकी टेंशन मत लो मनीष। चलो भाई बहुत अच्छे, बाकी का अब जल्दी ही आपको अपडेट मिल जाएगा टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को लेकर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न,
भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद। चलो भाई उत्तर दे दो इसका बढ़िया से। जल्दी से उत्तर दे दो। भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर क्या होगा? नई दिल्ली बिल्कुल सही और सटीक इसका उत्तर होगा। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। 2022 में आयोजित SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन स्थल कौन सा है? आयोजन स्थल कौन सा है? जल्दी से बताओ, अब इसका भी उत्तर दो। संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई में ही है। ठीक है, संघाई चीन में है। तो इसमें जल्दी से उत्तर बताओ, नई दिल्ली, ताशकंद, संघाई या फिर नूर सुल्तान। जल्दी से उत्तर दे दो इसका। शिवम का बी है, मोंटी का ए, नई दिल्ली। चलो बहुत अच्छे। दीपांशी का बी, अंतु, यशवीर, गुड़िया का ए है। चलो भाई बहुत अच्छे। पायल, आंसर क्या होगा यहाँ पे? ताशकंद इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ताशकंद बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो कोई बताएगा कि ताशकंद किस देश में है? देश का नाम बताओ जरा बढ़िया से, देखते हैं भाई कौन कौन लोग बता पाता है। सभी का नाम एक तरफ से बोला जाएगा, आंसर दो जरा कि कौन कौन बता पाएगा कि ये किस देश में है ताशकंद। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कहाँ है? उज्बेकिस्तान। कहाँ है ये? उज्बेकिस्तान में है। बहुत अच्छे, शाबाश। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से। फहमीदा अजीम, जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया, किस देश से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या मलेशिया? फहमीदा अजीम, जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया, किस देश से हैं? किस देश से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया। उत्तर दो भाई। डोरेमोन का बी, पाकिस्तान। नीतू का डी, मलेशिया। हर्षिता का सी। चलो भाई सेशन के अंत तक बने रहो। आंसर क्या होगा इसका? बांग्लादेश बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। बांग्लादेश बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। जल्दी से आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? किसमें? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, अनाज या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से उत्तर दो भाई। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, अनाज या इनमें से कोई नहीं? ए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। ए यानी कि गोधन, यानी कि गाय। गाय क्या थी? संपत्ति का प्रमुख स्वरूप थी ऋग्वेद में। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल, अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य देखी जाती है, जिसमें से अगर हम बात करें 1500 ईसा पूर्व से कब तक? 1000 ईसा पूर्व तक, तो इस काल को कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल। क्यों? क्योंकि इस काल में ऋग्वेद के मंत्रों की रचना मुख्य रूप से हुई। ऋग्वेद में अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो 10,442 मंत्र इसमें देखे गए। ऋग्वेद में लिखे मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो होत्र पुरोहित कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। ऋग्वैदिक समाज या वैदिक समाज कैसा था? वैदिक समाज ग्रामीण समाज था। क्लियर है?
अब अगर हम ऋग्वैदिक काल की केवल बात करें तो इसमें जो जीवन था वह स्थायी नहीं था, बल्कि कबीलाई समाज था। कैसा था? कबीलाई रूप में था, ग्रामीण रूप में अभी नहीं बसा था, कबीलाई रूप में था। इस बात को ध्यान रखना है सभी ने। क्लियर है? सभी ने ध्यान रखना है। सेशन के अंत तक बने रहो, बहुत कुछ सीख जाओगे। चलो भाई आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या केन उपनिषद? जल्दी से उत्तर दे दो भाई सभी लोग, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर देते हैं। दो भाई उत्तर दो। कौन कौन अभी बचा हुआ है? गायब बोलिए, बस इतना ही दम था। कठोपनिषद, चलो भाई बहुत अच्छे। शिवम, और कोई? मनीष, दीपांशी, कजरी, हर्षिता, नीतू, पायल, चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंसर क्या होगा? कठोपनिषद इसका बिल्कुल सही होगा, जिसमें मृत्यु पर चर्चा की गई है, जन्म और मृत्यु पर चर्चा की गई है नचिकेता और यम के मध्य। तो उपनिषदों की अगर हम बात करें तो उपनिषदों का स्वरूप कैसा है? उपनिषदों का स्वरूप दार्शनिक है। कैसा है? दार्शनिक स्वरूप है, फिलोसॉफिकल है। और इसकी संख्या कितनी है? 108 उपनिषद है। 108 जो है उपनिषदों की संख्या है। ठीक है, 108 उपनिषदों की संख्या है। एक बार शेयर कर दो जरा, एक बार फिर से बढ़िया से सेशन को जो है शेयर मारो बढ़िया से करके। ठीक है, सेशन को शेयर मारो। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। इससे पहले एक उत्तर और देते चलो कि जो सत्यमेव जयते है या सत्य की बात की गई है वह किसमें की गई है? मुंडको उपनिषद में की गई है। किसमें की गई है? मुंडको उपनिषद में इसकी बात की गई है। ठीक है, मुंडको उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं अब इसी क्रम में कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम मिलता है? गुर्जरा, रोरा, ब्रह्मगिरी अभिलेख या सारनाथ अभिलेख? किसमें अशोक को उसके नाम से ही पुकारा गया है, अशोक को ही अशोक ही कहा गया है? नहीं तो अन्य अभिलेखों में क्या कहा गया है? उसे देवों का प्रिय बताया गया है। क्या बताया गया है? देवों का प्रिय बताया गया है, ना कि अशोक कहा गया। तो कौन सा ऐसा अभिलेख है? जल्दी से उत्तर दो भाई। गुर्जरा, बहुत अच्छे। मनीष, नवीन, नीतू, हिमांशु, मिलन, यशवीर, गुड़िया, अंतु, दीपांशी, हर्षिता। चलो भाई बहुत अच्छे। आंसर क्या होगा? गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख में अशोक को अशोक नाम से चिन्हित किया गया है, बताया गया है। चलिए भाई आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पॉलिटिकल ऑफरिंग, इंडियन पब्लिक ऑफरिंग या इंडियन पब्लिक ऑफर? जल्दी से उत्तर दे दो भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जल्दी से उत्तर दे दो, उत्तर दो भाई जल्दी से, जरा देखते हैं कितने लोग देते हैं आंसर। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, चलो आंसर क्या होगा इसका? ए बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। जो लोग गलत दे रहे हैं, आंसर थोड़ा स्लो आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा लोगों को नहीं पता है। इसका आंसर होगा ए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी नए शेयर्स अपने कंपनी के नए शेयर्स बाजार में उतारती है बेचने के लिए, तो उस कंडीशन को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है, यानी कि पहल की गई है लोगों के लिए, लोगों को ऑफर दिया गया है एक पहल के लिए कि भाई हमारे शेयर्स खरीदो। क्लियर है, कंपनी ऐसी पहल करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया है? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हॉर्डिंग? जल्दी से उत्तर दो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है ये। ठीक है, लाइक शेयर करते रहो जरा सेशन को। बी, डोरेमोन का ए। चलो भाई बहुत अच्छे, वाह, डोरेमोन ने तो ABCD सब लगा दिया, शाबाश डोरेमोन। आंसर क्या होगा? चार्ल्स मेटकॉफ।
चार्ल्स मेटकॉफ बिल्कुल सही आंसर होगा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर। थारू जनजातियां पाई जाती हैं तराई प्रदेश में, अरावली की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में या पश्चिमी घाट में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न बन भी चुका है अभी हाल ही के एग्जाम्स में, ठीक है, और आगे भी बनेगा। और ये प्रश्न मैंने दोबारा करवा रहा हूं, रिवीजन प्रश्न है ये एक तरीके से, ठीक है। उत्तर दो जरा। तराई प्रदेश में, बिल्कुल आंसर क्या होगा? तराई प्रदेश में। तराई प्रदेश में भी मुख्य रूप से कहां? उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना है जनजाति किस राज्य में पाई जाएगी? उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाएगी। शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण भाग में जो तराई प्रदेश है वहां यह जनसंख्या, इस जाति की जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। चलो भाई अगला प्रश्न। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? किस देशांतर से लिखा है? ये 82.5 डिग्री उत्तर पश्चिम, 82.5 डिग्री पश्चिम, 82.5 डिग्री उत्तर पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व। इसका उत्तर तो सभी ने आना ही चाहिए भाई, सभी को आना चाहिए इसका उत्तर, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। शेयर कर दो एक बार फिर से सभी लोग, ठीक है, सेशन को जोरदार तरीके से। जल्दी से उत्तर दो भाई। डी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, शाबाश। रिवीजन क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, बहुत बार करवा चुका हूं। अगर गलत करते तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। 82.5 डिग्री पूर्व में भारत के कितने राज्यों से गुजरती है ये रेखा? भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कमेंट करके बताओ जरा, देखते हैं कितने लोग उत्तर दे पाते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी डोरीमोन आपके साथ, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। बिल्कुल यशवीर, कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। किस किस से? यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। इन 5 राज्यों से यह रेखा गुजरती है। और छत्तीसगढ़ में तो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों मिलती हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा मकर रेखा बोल रहा हूं, कर्क रेखा और ये 82.5 डिग्री रेखा जो है ये दोनों एक दूसरे से को काटती हैं, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्व में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। 82.5 डिग्री जो पूर्वी रेखा है यह ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? तो यह है 5.5 घंटे आगे है, प्लस में है, पॉजिटिव में है, ध्यान रखना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गईं? 91, 92, 81 या 85? जल्दी से उत्तर दे दो जरा। उत्तर दो भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गईं। कौन सा संविधान संशोधन? कुछ दिन पहले ही करवाया है अभी मैंने ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन अगर किसी ने सुना होगा तो उत्तर देगा ही देगा। नवीन 92, हर्षिता का सी 81वां संशोधन। चलो भाई बहुत अच्छे। और कोई? और ये प्रश्न बहुत ही बार बन चुका है। डोरेमोन का बी 92। चलो यशवीर, मोंटी, गुड़िया, आंसर अलग अलग हैं। चलो भाई बहुत अच्छे, 92 आंसर ज्यादा आ रहा है। दीपांशी का सी है। चलो वेरी गुड। 85वां संशोधन भी है। चलो आंसर क्या होगा इसका? लेकिन 92 संविधान संशोधन जो कि 2003 में ऐड किया गया। इसमें 4 भाषाओं को ऐड किया गया। बोडो डोंगरी तो थी ही, साथ में मैथिली और संथाली को भी ऐड किया गया। मैथिली और संथाली भाषा को भी ऐड किया गया। यानी टोटल 4 भाषाएं जो हैं किसमें जोड़ी गई? 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। और उसके बाद से अब तक कोई भी नई भाषा नहीं जोड़ी गई है। यानी कि टोटल अभी 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? 355, 356, 352, 360? उत्तर दो भाई। 356। और कोई? दीपांशी का भी 356। चलो ये भी रिवीजन क्वेश्चन है, इसका उत्तर तो आना ही चाहिए भाई सभी का। अगर नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, सही आंसर आना चाहिए सभी का। बहुत अच्छे, सभी ने गलती की है। आंसर होगा 355। 355 आर्टिकल 355 भारत सरकार को यह आदेश देता है या ये कहता है, ये दायित्व सौंपता है कि अगर कोई बाह्य आक्रमण हो जाता है देश पर या फिर देश के भीतर किसी प्रकार की आंतरिक अशांति फैल रही है तो उसको नियंत्रित करने का, उसको ओवरकम करने का, उसको समाप्त करने का दायित्व किसका है? भारत सरकार का है। ऐसा किसमें कहा गया है? 355 में कहा गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन है भाई, ठीक है। क्या है? राष्ट्रपति शासन है। कुछ दिन पहले ही इसको समझाया था। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, क्लियर है। 360 में वित्तीय आपातकाल है। क्या है? वित्तीय आपातकाल है। इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई आगे की ओर बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का रूप है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट? जल्दी से उत्तर दें। चलो बहुत अच्छे, यशवीर, दीपांशी, नवीन, मनीष, कजरी, पायल, अंतु, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंसर क्या होगा इसका? नागसेन, ठीक है। मिलिंद पन्हो, राजा मिनांडर यानी कि मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है, ठीक है, जो कि एक हिंद यूनानी शासक है। हिंद यूनानी शासक है कौन? मिलिंद, जो कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाता है। किसको? महायान शाखा को अपनाता है। और नागसेन भी जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित रहे हैं। तो भाई ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। भाई जो लोग सेशन के अंत तक बने रहे और जिन्होंने अभी तक पूरा सपोर्ट किया उनका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बिल्कुल गुड मिलेगा डोरेमोन, कल से जो है सभी को गुड मिलेगा। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको गुड तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, ठीक है। बस शेयर करते रहो सेशन को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक बार पहुंचाने का प्रयास कर दो, ठीक है। तो ही जो है सेशन आगे की ओर बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से। अगर लाभ हो रहा है तो शेयर जरूर करते रहना और उन सभी को जरूर बताना कि भाई जो लोग रेगुलर नहीं आ पाते हैं कि भाई आप कितना कुछ खो रहे हैं। फिलहाल कल फिर मिलते हैं रात 9 बजे एक नई ऊर्जा के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। जय हिंद।